जीडीपी लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सघऊ, सकल घरेलू उत्पाद, सरकार इसको सघऊ लिखती है। चलो, व्हाट इज द जीडीपी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो बताने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला ना तुम्हारे किसी काम का, पढ़ के जो रट लोगे। फॉर्मूला लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन उनसे होता नहीं है। बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, और दैट इज डी, कॉन्सेप्ट इज डी, कीवर्ड इज डी। डी पर फोकस करना है तुम्हें। डी इज व्हाट, डी इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक। डोमेस्टिक याद रखना, भी क्वेश्चन कराऊंगा तुमसे। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। घरेलू का मतलब होता है देश की भौगोलिक सीमा, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। टॉपिक बता रहा हूं, भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं सेवाओं का, जो प्रोडक्शन हो रहा है विद इन 1 ईयर, वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें जो सेगमेंट है वो डोमेस्टिक वर्ड कीवर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक है, यानी राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंदर, भारत की जो घरेलू सीमा है उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो देशी करे चाहे विदेशी करे, ठीक है, मतलब भारत की बाउंड्री के अंदर वो उत्पादन वस्तुओं सेवाओं का जो हो रहा है एक वर्ष के अंदर, उससे जो इनकम हो रही है वो हमारी कहलाएगी जीडीपी, यानी राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंदर, चाहे वो इंडियन करें और चाहे वो फॉरेनर करें। जापानी भी करेगा लेकिन भारत की सीमा के अंदर क्रिएट कर रहा है तो वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा। भारतीय कर रहा है, अमेरिकी कर रहा है, जापानी आकर अपनी कंपनी यहां खोल के बैठा हुआ है, कोरियन खोल के बैठा हुआ है, वो जो कुछ भी उत्पादन करेगा वो हमारे राष्ट्र की जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में काउंट होगा, यानी प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। देखो, देश की सीमा के अंदर उत्पादन, देश की सीमा में होने वाला उत्पादन, देश की सीमा में होने वाला उत्पादन, समझे? पूरा फोकस यहीं लगाओ, फिर क्वेश्चन दोबारा हम रिपीट कर लेंगे। बाय सिटीजन्स एंड फॉरेनर, लिखो भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों शामिल होंगे। देखो, इसमें भारत के नागरिक और विदेशी दोनों शामिल होंगे। इसको क्या बोलेंगे? जीडीपी। डी का मतलब डोमेस्टिक, अंडरलाइन कर लेना कीवर्ड, ये कुंजी वाक्य है, डोमेस्टिक। तो उसमें चाहे सिटीजन, इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेनर्स हो, सब किया है। एक और वर्ड होता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्वेश्चन आया आपको, अगर प्री का क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको पता होगा। लिखो जीडीपी डिफ्लेटर, लिखो सकल घरेलू उत्पाद अपस्फायक, 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 जीडीपी डिफ्लेटर। बोला गुरुजी ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? हम कहा बेटा सुनो, एक काम बताते हैं। होता क्या है, जैसे एक बार क्या होता है, आपने क्या किया, गाड़ी है तो गाड़ी में आपने हवा भर दी, ठीक है, आपने खूब ढेर सारी हवा भर दी। अब क्या हुआ कि गाड़ी ऊंची दिखने लगती है। कई बार इकोनॉमी में ढेर सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो जीडीपी को सही तरीके से नहीं बताते हैं, तो क्या करना पड़ता है, हम हवा अगर निकाल दें, यानी डिफ्लेट कर दें, टायर डिफ्लेट होने का मतलब कहते हैं पंचर हो गया, टायर फ्लैट हो गया, तो जिसको डिफ्लेट बोलते हैं। बोला अगर हवा निकाल दो तुम, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें तुम्हें पता चल जाएगा एक्चुअली में गाड़ी जो है वो, उसका बोनट जो है वो कितना ऊंचा है आपकी सड़क से। तो क्या होता है कि जीडीपी में कई बार ढेर सारी महंगाई के तत्व आ जाते हैं, कई बार बिचौलिए आ जाते हैं, प्राइस को जबरदस्ती बढ़ा देते हैं, तो उससे पता नहीं चलता कि एक्चुअली में प्रोडक्शन हो कितना रहा है। तो उसके लिए हमें एक शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, राइट। इसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, यानी कि क्या हो, जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी में ढेर सारी हवा भरी हुई है वो हवा निकाल दो, और जो एक्चुअल तस्वीर तुम्हारे पास आएगी हवा निकालने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर कहेंगे। आपको जीडीपी अपस्फायक के नाम से यह जाना जाएगा। बोला कैसे होगा, तो बोला इसके लिए आपको बेस ईयर यानी आधार वर्ष का एक ज्ञात होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, ये 2014 का क्वेश्चन है प्री का। बेस ईयर क्या होता है, एक वर्ष को हम लोग क्या करते हैं, मात्रक मान लेते हैं। अगर आपको कोई चीज नापना होता है, मान लीजिए आज आप तराजू से कोई सामान ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको एक कांटा लगा होता है ना, कि इस कांटे से अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब सही है, एक तरफ झुक गया तो एक चिल्लाएगा, एक तरफ झुक गया दूसरा चिल्लाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, कांटे को जीरो पे लाना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। उसी तरह बोला गया कि सर ये बताइए कि हमने कोई चीज बढ़ा चढ़ा के, सरकार कई बार कहते हैं ना आंकड़े, सरकार बढ़ा चढ़ा के आंकड़े दिखा रही है, सरकार आंकड़े सही नहीं कोशिश कर रही है। आप लोगों ने भी इस तरह के विवाद कई सुने होंगे पेपर में। उसके पीछे क्या हुआ, एक आइडिया दिया गया कि क्यों ना इकोनॉमी से वो सारे फैक्टर्स निकाल के बाहर कर दो जो इकोनॉमी को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बोला मापेंगे कैसे, बोले एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट बनाओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार वर्ष।
एक ऐसा वर्ष याद रखिएगा, एक ऐसा वर्ष जिसमें सूखा ना पड़ा हो, बाढ़ ना आई हो, और एक जिसमें कीमतें सामान्य रही हो, उसको हम लोग एक आधार वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, मुझे बताइए इस समय आधार वर्ष हमारा क्या चल रहा है? इस समय प्रेजेंटली में हमारा जो बेस ईयर है कंपैरिजन के लिए, वो कौन सा ईयर माना जा रहा है? कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं मुझे? ठीक है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। अब हमारा बेस ईयर क्या है? अरे बाप रे बाप, ये 2025 वाले कौन है? अभी जो साल आया नहीं उसको बेस ईयर कैसे मान सकते हो? बिल्कुल गलत है। किसी का भी जवाब सही नहीं आ रहा है। प्लीज चेक योर आंसर। आप चेक करके मुझे बताइए बेस ईयर क्या इस समय चल रहा है देश में। चलिए, अब बेस ईयर से क्या होता है? बेस ईयर उस साल में होता है जहां कीमतें स्थिर रही हूं। बेस ईयर किसको माना जाता है? वो साल जहां पर जो है वो प्राइसेस स्टैब्लिश रहे हो। दूसरा माना जाता है कि जहां पर आपको कोई जो है वो सिचुएशन ऐसी गंभीर ना आई हो, सूखा अकाल ये सब जो है ना पड़ा हो, और नॉर्मल कंडीशन है, उसको हम लोग बेस ईयर मान लेते हैं। सरकार हमेशा अपने हिसाब से एक बेस ईयर तय कर लेती है, और वहां पर क्या होता है, करंट प्राइस यानी इस साल की जो कीमतें उनको चेक किया जाता है। तो बेस ईयर क्या होता है? फिक्स होता है, और करंट ईयर से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, करंट ईयर यानी चालू वर्ष से इसकी तुलना की जाती है। चालू वर्ष हो गया तो चालू वर्ष से इसकी तुलना की जाएगी। जैसे इस साल अभी हमारा चल रहा है 2020-21, तो चालू वर्ष से इसकी तुलना की जाएगी। तो कंपैरिजन बेस ईयर से जब इसको किया जाएगा तो पता चल जाएगा कितनी चीजें ऊपर गई और कितनी नीचे आई, और एक्चुअली में हम क्या करेंगे, जीडीपी से फालतू की हवा हम निकाल देते हैं। चलिए, अब इतना तो हो गया मैथमेटिक्स। अब लेकिन आम भाषा में, हम लोग तो आम आदमी लोग हैं, ठीक है, पार्टी हमारी आम आदमी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है आम आदमी है, तो हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। एक सेब है, ठीक है, 10 रुपए का एक मान लो एप्पल है। तो बेस ईयर में इसकी कीमत कितनी हुई? आधार वर्ष में मान लो इसकी कीमत 10 रुपए रखी हमने, कि 10 रुपए का ये सेब बेस ईयर में था। तो 10 टोटल कुल 10 सेब है, और उसकी जो बेस ईयर की कीमत है वो 10 रुपए की है। तो यानी इस समय जो सेब का टोटल प्रोडक्शन इस इकोनॉमी में कितना हुआ? 100 रुपए का सेब प्रोड्यूस हुआ। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। 10 सेब है, एक सेब की कीमत 10 रुपए, तो टोटल सेब की कीमत कितनी हुई? एप्पल्स की कॉस्ट कितनी हुई? 100 रुपए। इसको लिखते जाओ, बताता जाता हूं, आप समझना कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। तो बेस ईयर के हिसाब से, बेस ईयर के हिसाब से आपके जो टोटल एप्पल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वो गेहूं हो सकता है, वो मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक सेब ले लिया, 100 रुपए का है, ठीक है, ये टोटल मेरा उत्पादन है। तो जीडीपी में उत्पादन की मतलब भारत के अंदर टोटल कितना उत्पादन हो रहा है? तो 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है। बट हुआ क्या कि महंगाई जो है, अब एक कॉस्ट आ गई, महंगाई बढ़ गई और एक सेब 15 रुपए का हो गया। जीडीपी कहती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 1 ईयर। नेशनल इनकम यही होता है कि आप नेशनल इनकम, सभी कुछ नेशनल इनकम है, राष्ट्र जो कमा रहा है। जीडीपी भी उसका एक मात्रक है। जैसे क्या होता है, जैसे आप, मैंने कहा कि मेरी लंबाई कितनी, मेरे 5 फुट 11 इंच, लेकिन सेंटीमीटर में मेरी कितनी है, इंच में मेरी कितनी है, गज में कितनी है। तो अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, सभी नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो नेशनल इनकम ही है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो नेशनल इनकम है। तो 10 रुपए एक सेब की कीमत थी, बेस ईयर में 10 रुपए उसकी कीमत थी, 10 एप्पल 100 रुपए हुआ। होना यह चाहिए था कि अब मुझे बताइए कि अब एक सेब की कीमत, महंगाई बढ़ गई, कुछ भी हो गया, कारण आपदा आ गई, सेब 15 रुपए हो गया। जैसे भी आपने देखा कि मेवे, अफगानिस्तान में बवाल हुआ, मेवों की कीमत बढ़ गई दिल्ली में, कश्मीर में, तो 15 रुपए का एक सेब हो गया। अब मुझे बताइए 10 सेब का टोटल वैल्यू कितनी होगी? 150 रुपए हुई। 15 रुपए का भी एक सेब हो गया, और 10 रुपए का जो है वो 10 एप्पल जो हमें मार्केट में लेकर आना है पहले जितना ही, लेकिन अब आउटपुट कितना तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? 150 रुपए। मुझे बताइए कि अब इन दोनों में से ज्यादा कौन है, 100 रुपए या 150 रुपए? आप कहेंगे 150 रुपए ज्यादा है, लेकिन आप मुझे बताइए, अर्थव्यवस्था ने कहा ना कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन, आपका उत्पादन ज्यादा हो, वैल्यू अगर आप यहां देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अरे यार, पिछले साल 100 रुपए का था जो सेब का बाजार, इस बार सेब का बाजार कितने का हो गया? 150 रुपए का। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या एक भी जो है वो एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ा? इकोनॉमी तो प्रोडक्शन पे बात करती है ना, कि आपने कितना सेब पैदा किया। जब आप ज्यादा सेब पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब किसान ज्यादा अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। इस बार मौसम बहुत अच्छा रहा, बाजार बहुत अच्छा है, इसीलिए तो ज्यादा उत्पादन कर रहा है वो। तो अगर मेरा वॉल्यूम यहां पर होता, अगर मान लीजिए इसी हम बेस ईयर पे मानते, तो मुझे 15 सेब पैदा करने पड़ते ना, 15 सेब का उत्पादन करना पड़ता, तब मेरा जो है, तब कहते कि हमने पिछले बार से ज्यादा उत्पादन किया। सेब इसलिए क्योंकि आपके जीवन, आपके किचन में ये आपको दिख जाता है, मशीन हो सकती है, सेवाएं हो सकती हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ड्यू टू द इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण मेरा ये वॉल्यूम आपको बढ़ा हुआ दिखाई पड़ा है, एक्चुअल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। सो इसको क्या करेंगे, ये एक गैप है, इट इज अ गैप बिटवीन बोथ। ये 50 रुपए का गैप आ, और ये 50 रुपए का गैप आर्टिफिशियल गैप है। हो सकता है सरकार जो है सक्षम ना रही, हो सकता है बिचौलिए ढेर सारे आ गए हो सकता है कि कोई राष्ट्र में दिक्कत आ गई हो सकता है सरकार निगरानी नहीं अच्छा कर पा रही हो, तो कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये गैप आया है।
लेकिन वो गैप जो है वो प्रोडक्शन गैप नहीं है। वो ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो 150 सेब मिले। ये आपके अर्थव्यवस्था के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से बढ़ा दिखा है। तो मैंने बेस ईयर की एक कीमत मान ली कि सेब एक्चुअली बेस ईयर पे 10 रुपए का है एवरेज, और आप 150 रुपए बता रहे हो, तो एक काम करो, खटाक से गैप को हटाओ इसमें से। यानी ये महंगाई की वजह से आपका प्रोडक्शन 1% भी नहीं बढ़ा, ठीक है, 1% भी आपका नहीं बढ़ा। तो क्या हुआ, अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा तो मुझे लगेगा अरे वाओ, नाउ द इंडियन जीडीपी इज अबाउट 150 रुपीज। सेब का जो बाजार है वो 150 रुपए का हो गया, 100 रुपए से 150 रुपए हो। सरकार ने कहा देखिए हमने एक साल में बढ़ा दिया, 50% हमारा ग्रोथ हो गया, 100 रुपए 150 रुपए। लेकिन आपने जब उसको पंचर किया, बोले चलो जरा हवा निकालो, तो इसमें से महंगाई की हवा निकालो, बिचौलियों की हवा निकालो, मीडिएटर्स की निकाला। बोला भाई साहब बेस ईयर के हिसाब से तो यार आपने जहां थे वहीं पे आपने तो एक भी प्रोडक्शन आपका नहीं बढ़ा, जीरो हो गया, सन्नील बटा सन्नाटा, कोई ग्रोथ नहीं है आपके पास। तो इसको हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें जीडीपी डिफ्लेटर की जरूरत पड़ी। डन। दूसरा है जीएनपी। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सभी बेसिकली किसको नाप रहे हैं, ये सभी बेसिक जो है मेजर कर रहे हैं वो हमारा नेशनल इनकम को ही मेजर कर रहे हैं, अलग अलग मेजरमेंट है। अच्छा एक चीज और लिख लो, ये इस बार क्वेश्चन आया था, पहले भी एक बार पढ़ाया था, पोटेंशियल जीडीपी लिखो, संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद। इस बार मेंस का क्वेश्चन था ये, पोटेंशियल जीडीपी लिखो, संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जीडीपी पढ़ा, हमने जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा। ये सब तुम्हारे इसमें नहीं है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में है। ये तुम्हारे ये एनसीईआरटी में ये सब बातें नहीं करता है, ठीक है। और हमें फार्मूला इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इसका कोर कॉन्सेप्ट जानना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो अब जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आया कि अगर डिफ्लेटर हम यूज नहीं करेंगे, अपस्फाइक यूज नहीं करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में बिना कुछ उत्पादन बढ़े, भाई उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब तो आप तो मास्टर हो, अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आ जाओ सर्किल पे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तब बढ़ेगा जब इकोनॉमी में सेविंग्स अच्छी होगी, ठीक है, जब हमारे बैंकों में पैसा होगा। पैसा तब होगा जब लोगों के पास इनकम होगी, तो इसका मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मैं वॉल्यूम मेरा 150 हो गया और प्रोडक्शन मेरा घंटा 1% नहीं बढ़ा, इसका मतलब प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ये महंगाई प्रॉब्लम है, ये बिचौलिया एक प्रॉब्लम है, ये मार्केट का अच्छा ना होना एक प्रॉब्लम है। तो बिना प्रॉब्लम को जाने, अब उसमें क्या होगा, डिफ्लेटर में आपने कहा अच्छा रुको पंचर करता हूं तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने जो माहौल खराब करके, इकोनॉमी को खराब करके आप अपना जो है वो आउटपुट ज्यादा दिखा रहे हो, तो आपने उसको क्या किया, कम कर दिया। समझ में आ गया, बड़ी मजा। अब हम एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, पोटेंशियल जीडीपी। संभाव्य, भारत के लिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, भारत के लिए हम लोग पोटेंशियल जीडीपी यूज करते हैं। पोटेंशियल का मतलब इसके बोले, जैसे आप हैं, जैसे कई बार आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर, हम कहते हैं नहीं बड़ा पोटेंशियल है इस बच्चे में, ये यूपीएससी क्रैक कर सकता है, या यूपीएससी क्रैक कर सकती है, बड़ा सीरियस स्टूडेंट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है बच्ची। तो आप, हमें लगता है कि जब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास में अच्छा आंसर दे रहे हैं, नोट्स रेगुलर बना रहे हैं, आप उसको रोज याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें आपके अंदर एक संभावना दिखाई पड़ती है। लेकिन संभावना का मतलब ये नहीं कि आप यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे। उस दिन हालात कैसे होते हैं, एग्जाम आपको कैसे, आप ये कंसिस्टेंसी बना के रख पाते हैं। मान लीजिए अभी ये बैच हमारा कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, फिर से आप उदासीन हो जाते हैं, ये आप जानेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसके आपके अंदर एक पोटेंशियल देखते हैं। इसी तरह राष्ट्र में जो उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं, भाई भारत के पास इतनी जमीन है, इतनी आबादी है, इतनी युवा आबादी, अब तो सब कुछ समझ चुके हैं आप, भारत के लोग इंग्लिश जानते हैं, भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, भारत में जो सरकार है वो स्थायित्व है, लोकतंत्र है, एक स्वतंत्र जुडिशरी है आपके यहाँ, यानी कि जो है न्यायपालिका है। तो ये सारी चीजें बताती, कंपनीज भी आती है उनको कि उनका हमारा कोई पैसा छीनेगा नहीं, कोई तानाशाही हमें खत्म नहीं कर देगी। अफगानिस्तान में जिन लोगों ने निवेश किया, आज वो जान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, ठीक है, कि वो भाड़ में गया निवेश। भारतीय भी 2 बिलियन से ज्यादा हम निवेश कर चुके हैं, जान बचा के भाग रहे हैं हम, कि भागो यहां से, जान है तो जहान है भैया, निवेश का क्या करना है। तो भारत में ये स्थितियां नहीं है। तो भारत के आधार पर एक संभावना पैदा होती है कि भारत आने वाले समय में अगर इस तरह से ग्रोथ करेगा तो बहुत आगे जा सकता है। कई राष्ट्र ऐसे हैं, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। देखो, व्हाट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विदाउट डीस्टेबलाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। परिभाषा लिखो, क्या होता है पोटेंशियल जीडीपी, मेंस का क्वेश्चन है ये। संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद। देखो इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था बिना समष्टि आधारों को
अपदस्थ करते हुए, अपदस्थ करते हुए अत्यधिक उत्पादन करने की क्षमता रखे, अत्यधिक उत्पादन करने की क्षमता रखे, उसे संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स? सो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल आपको पहले बता चुका हूं, समष्टि आधारित, जैसे कि महंगाई हो गई, लोगों का रोजगार छीने बिना, या उनकी जो अभी परंपरागत तरीके से चल रहा है उसको डिस्टर्ब किए बिना, लोगों की जमीनें हड़पे बिना, ठीक है, यानी प्रॉपर न्यायिक तरीके से उनको समुचित, आपने देखा होगा किसी की जमीन किसी प्रोजेक्ट में आती है उसको मुआवजा दिया जाता है, लीगल दिया जाता है, कोर्ट से वो जस्टिफाइड होता है, सरकार उसके मुआवजे को जो है प्रॉपर तरीके से देती है, तमाम इस तरह की जो चीजें होती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में सब कुछ आता है। आप किसी की जमीन हड़प मत लो, ठीक है, या तमाम आप कोई दिक्कत ना पैदा करो, आप जो उनको उनका हक दो, नौकरियां मत छीनो उनकी, और उसके बावजूद भी हम ज्यादा से ज्यादा नई नई प्रोजेक्ट्स लेकर आए, नए नए जो है सेगमेंट्स लेकर आए, तो वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं विदाउट डिस्टेबलाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ठीक है, देखो इट इज वेरी ड्यूरेबल कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही दीर्घ अवधि की अवधारणा है, दीर्घावधि अवधारणा है, इट्स अ ड्यूरेबल कॉन्सेप्ट। अपदस्थ मतलब हटाए बिना, बिना हटाए। जैसे अभी सरकार ने, जैसे मान लो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो उसमें सरकार ने कहा है कि इसको आज के उसके घटा की सरकार ने एक जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई है कि 6 लाख करोड़ रुपए वो इकट्ठा करेगी सरकार। तो सरकार अपनी परिसंपत्तियों में निजी क्षेत्र को हिस्सेदारी देगी, लेकिन उस क्षेत्र में कई लोग काम कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन स्वामित्व तो किसके पास रहेगा? स्वामित्व तो सरकार ने कहा कि जो उसका जो बेसिक मालिकाना हक रहेगा, ऑनरशिप रहेगी, वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, यानी कि जो उसके कर्मचारी हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट से आपको ये पोटेंशियल जीडीपी समझ में आ जाएगी। तो सरकार क्या है, जैसे मैं बहुत से पीएसयूज में गया, ऐसे ऐसे पीएसयू जो भूत घर की तरह लगते, मतलब वहां पे भूतिया फिल्म की शूटिंग हो जाए ऐसी स्थिति है, और पूरा पूरा इतनी किलोमीटर में फैले हुए। आप चाहे भारत कुकिंग कोल चले जाओ, वहां पे चले आप, जो अभी मैं आईटीआई गया, इतनी जमीन बेकार ऐसे पूरे खंजर पड़े हो, कोई सरकार उनको आपका पैसा जो है टैक्स का पैसा उनको जिंदा रखने के लिए देती है, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए आराम से, वो टूट गए, फूट गए, झाड़ियां उगाई, वो ऐसी हालत है, और अरबों अरबों रुपए की जमीनें पड़ी है वहां पे। तो सरकार क्या करेगी? सरकार उन कर्मचारियों को निकाले बिना, उनकी सैलरी को मेंटेन करते हुए, जो एक्स्ट्रा फालतू संपत्तियां हैं उनसे वो पैसा जनरेट कर लेगी। तो जैसे 6 लाख करोड़ रुपए सरकार जमा कर लेगी, तो 6 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में पाया जाएगा, हमें हर साल 1.2 लाख करोड़ रुपए का हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। भारत को ये जो स्टेप है वो बहुत ही गहरा स्टेप है, ये हम एक्चुअली बहुत लेट से ले रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं सरकार की, लेकिन ये स्टेप हमें 20 साल पहले, 25 साल पहले ले लेने चाहिए थे। आज अगर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोर पड़ा ना, कल आप मुझे बताइए, कल क्या भारत के साथ ये नहीं हो सकता? आप कहेंगे अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। चाइना आज इतना ताकतवर हो चुका है, वो अंतर्राष्ट्रीय गेम का इतना बड़ा हिस्सा है, किसी को पता नहीं चल रहा तालिबान में गेम खेला किसने अभी तक, ये किसी को नहीं पता चल रहा है। ये गेम अमेरिका का है, ये गेम चाइना का है, ये गेम किसका है? नोबडी नोज। अमेरिका चाइना के खिलाफ तालिबान का यूज करेगा, या तालिबान के साथ चीन जो है वो साठगांठ करके यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करेगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता। ये अब तक के कंट्री का सबसे बड़ा गेम ये हुआ है। ठीक है, तो आपको अवसंरचनाओं में, सड़कों में, पुलों में हमारी सेनाएं तत्काल पहुंच सके। अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं चाइना के मुकाबले। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी को मजबूत करता है, और इकोनॉमी जब मजबूत होती है तो राष्ट्र के पास लड़ने की ताकत आती है। ठीक है, और हमसे खतरा कोई बहुत दूर नहीं है, निश्चिंत रहो। कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा हमसे दूर है, भूल जाइए, ये मुगालते में है। और अब हम कई बार हम भारतीय बड़ी आदर्श कंडीशन में जीना शुरू कर देते हैं। चलिए आ जाते हैं जीएनपी पे, ग्रॉस नेशनल प्रोजेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाया, तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेंस का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां कॉन्सेप्ट जो है समझने की कोशिश करना, फॉर्मूला मत याद करना, वो x माइनस एम वाला। ठीक है, यहां पे ये देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो नेशनल्स का है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है नेशनल, यानी राष्ट्रीय लोग, जिसके मान लो ये नागरिकता से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से, अब आराम से सिटीजनशिप से संबंधित है। दिस इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, नेशनल्स। इसमें कॉन्सेप्ट है एन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत ही मस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इतना अच्छे से इसको कोई नहीं समझाएगा, की समझना। ठीक है, तो
ये नेशनल्स यानी राष्ट्रीय, अब जैसे मान लो हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है, तो भारतीय चाहे वो देश के अंदर हो या अमेरिका में अगर कोई इंडियन हो, अफगानिस्तान में कोई इंडियन हो, ब्रिटेन में कोई इंडियन हो, वो जो पैसा कमा रहा है वो किस में काउंट होगा? अब तो मास्टर हो जाओगे, ठीक है, किस में होगा? जीएनपी में। किस में होगा? जीएनपी में। वी इंडियंस हु प्रोड्यूस, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु प्रोड्यूस, कौन इसका उत्पादन कर रहा है? कौन उत्पादन कर रहा है? आंसर आया भारतीय, इंडियन। तो इंडियन चाहे इंडिया की बाउंड्री के अंदर कर रहा हो, चाहे अमेरिका की बाउंड्री के अंदर कर रहा हो, चाहे अफगानिस्तान में बैठा हो, उसकी जो इनकम होगी वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी, वो किस में काउंट होगी? जीएनपी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा हु प्रोड्यूस इट, बहुत बढ़िया ट्रिक बताइए तुम्हें, हु प्रोड्यूस इट, क्वेश्चन पूछो, वेयर प्रोड्यूस इट, कहां हो रहा है? भारत की सीमा के अंदर हो रहा है, चाहे वो अमेरिकन करे, चाहे वो जापानीज करे, कोरियन करे, वो किस में काउंट होगा? जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि डोमेस्टिक बाउंड्री में कहां प्रोड्यूस हो रहा है? भारत में प्रोड्यूस हो रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कहां कौन प्रोड्यूस कर रहा है? भारतीय प्रोड्यूस कर रहा है। तो भारतीय, अब यहां पर देश के अंदर जो विदेशी है उनकी इनकम काउंट नहीं होगी। जो भारतीय, चाहे यहां हो, चाहे ग्वाटेमाला में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जो भारतीय प्रोड्यूस कर रहा है उसकी इनकम कहां कैलकुलेट होगी? जीएनपी में कैलकुलेट होगी। क्लियर है? ग्रॉस नेशनल, नेशनल के नीचे अंडरलाइन करो, बोलो यही है मेरा असला का मतलब, भारतीय के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? भारतीय। क्लियर है? इंडिया या फॉरेन में, ये भारतीय, चाहे भारत के अंदर चाहे विदेश के अंदर, जो टोटल वो इनकम कमाएगा वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, वो किस में कैलकुलेट होगा? जीएनपी में। इस बार इंटरव्यू में एक लड़का आईआईटी बॉम्बे से था, स्टूडेंट मेरा, वो स्टैट करके आया था आईआईटी बॉम्बे से, वो यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज डीयू से उसने जो है वो ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से किया, और वो स्टैट में, तो उससे मैंने जीवीए पूछा था कि डिफाइन मी जीवीए, कि आरबीआई ने जीवीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आरबीआई ने जीवीए डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया? जवाब नहीं दे पाया उसको। देखिए आप लोग जवाब दे पाते हो कि नहीं। इसको बोलते हैं जीवीए, लिखो सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि हम अपनी स्थिति से कहां आगे, आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो जीवीए का मतलब होता है जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, माइनस अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब जैसे आप बिस्किट खरीदने गए, ब्रेड खरीदे, उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष करों को हटा दो तो जीवीए मिलता है। लेकिन भारत में करों की दर इतनी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से सरकार को इसको कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो जीवीए कहता है कि जीडीपी यानी कितना उत्पादन हुआ उसमें से सरकार कितना टैक्स ले, क्योंकि टैक्स की दरें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से हमें ये नहीं एक्चुअली नहीं पता चलता था कि एक्चुअली हमारा मूल्यवर्धन कितना। मूल्यवर्धन का मतलब हुआ कि आप ये मान लो लकड़ी लेकर आए, ठीक है, तो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये 10 रुपए का है, मैंने इसको बेहतरीन नक्काशी वक्काशी कन्वर्ट की और इसको बड़ा महंगा कलर वलर किया और मैंने इसको जो है वो 1000 रुपए में बेच दिया। तो 10 रुपए की लकड़ी मेरे स्किल की वजह से, मेरे वैल्यू एडिशन की वजह से ये जो है वो क्या हुआ, 100 रुपए मान लो बिक रही है, तो मैंने 90 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा मेरी इकोनॉमी को उतना ही लाभ होगा। तो ये बताता है कि लोग कितने स्किल्ड हैं, लोग कितने जो है वो व्यवसाय करने के लिए प्रेरित हैं, कितनी अच्छी मशीनें हैं, ये सब कुछ बताता है। तो जीवी एक्चुअली बताता है कि राष्ट्र कितना ज्यादा वैल्यू एडिशन कर पा रहा है। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज जीवीए कॉन्सेप्ट। चूंकि भारत में टैक्स की दरें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इतने ज्यादा तरह के टैक्स हो जाते हैं कई बार, कि वहां पर जो है वो क्या होता है कि सरकार को इसको जीवीए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। कि वैल्यू इस वजह से बढ़ी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वैल्यू इसलिए वजह से बढ़ी कि सरकार ने दबा के टैक्स ले लिया। जैसे मान लीजिए गिफिन गुड्स, विलासिता की वस्तुएं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जीएसटी में 28% तक टैक्स लेते हैं। जैसे ये मेरा ये जो स्मार्ट बोर्ड जिस पे पढ़ा रहा हूं, इस पे 28% मुझे टैक्स देना पड़ा, क्योंकि सरकार कहती कि ये एसेंशियल गुड्स नहीं है। अब आपको पता है, अब सरकार जैसे 5% टैक्स ले रही है आपके दाल चावल पे, या ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे 5% टैक्स जा रहा है, या जैसे आप जब पढ़ते हैं फीस जमा करते हैं 18% सर्विस टैक्स ले रही है। तो सरकार ये मानती है कि इसका उत्पादन, ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, मैं इस पे राइट कर सकता हूं, इस पे वीडियो देख सकता हूं, ये टीवी भी है, ये स्मार्ट बोर्ड भी है, जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, मैं लेयर बाय लेयर लिख सकता हूं, मैं इसी लिखने के ऊपर लिख सकता हूं, पिक्चर शो कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। तो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। लेकिन सरकार का देखो बुद्धि देखो क्या है। अच्छा मुझे बताओ कि इसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग हुआ होगा, निवेश की जरूरत पड़ी होगी। इतना बड़ा पैनल, इतना हाई एसडी है, जो भी मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं पिक्चर शो कर रहा हूं, आपको विजुअल प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जिस कैमरे की मदद से आप देख पा रहे हो, हाई जो है डेफिनेशन कैमरा, एसडी कैमरा है,
जो माइक आप जो ये मेरी आवाज सुन पा रहे हो, ये भी बहुत ही ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक है, ये सामान्य माइक नहीं है, इसमें जो है एक रिसीवर है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, ताकि मेरी वॉइस की जो फ्लक्चुएशन है वो आपको बिल्कुल ना पता चले और आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर वॉइस मिले। अब आप मुझे बताओ, इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी ज्यादा जरूरत पड़ी होगी, हाँ या ना, मुझे बताइए। ये आसान काम नहीं था, ये दाल चावल से तो खैर महंगा था, दाल चावल से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए थी। इसके लिए मुझे इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, ठीक है, साइंटिफिक जो ये हम ये टीएफटी कोटिंग यूज कर रहे हैं, देखिए मेरे टच होते ही तुरंत ये अपना काम करने लगा, इतना समझदार है ये, तो मुझे ज्यादा चाहिए होगा। तो मैं इकोनॉमी में मेरा वैल्यू एडिशन ज्यादा है, मैंने सिंपल से एक पैनल को यूज किया, इंफ्रारेड जो ये चाइना वालों ने बना के इसको भेजा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सरकार ने ज्यादा इनोवेशन पे ज्यादा टैक्स ले लिया। जब मैंने इसको खरीदा मैंने 28% टैक्स भरा, सोच के देखिए। तो सरकार यहां प्रोत्साहित नहीं कर रही है, सरकार आपको मतलब इससे चाइना वाले इसको इतना आसान है, इतना सस्ते, इतना मास बनाने लगे हैं, उनके यहां बहुत सस्ता है। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और फिर जाकर ये मुझे 2,30,000 रुपए का पड़ता है, और चाइना में इसकी एक्चुअल कीमत 90,000 भी नहीं है। ये इतना मास प्रोडक्शन इसका करने लगे हैं। अब आप ये देखिए कि हम जितनी अच्छी चीजें प्रोड्यूस करें, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेशन हमारे लिए ईज हो जाता है, हम उस पर उतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। अब आप समझ में आए प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं एक चौक बोर्ड खरीद के लाया तो सरकार 5% टैक्स लेती, वही घिस घिस के जो है वो पुराने जमाने में। तो ये जो ये सोच है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब है हमारे देश की। तो वो रिग्रेशन की तरफ हमें लेके जाती, इनोवेशन नहीं करने देती। अब अगर मुझे ये खरीदना था तो मुझे अच्छा खासा फंड अपने साथ रखना पड़ा। 28% समझते हो कि 100 रुपए पे 28 रुपए मैंने एक्स्ट्रा सरकार को पे किया है। 100 रुपए की चीज, उसी में जो हालत खराब, उसमें भी मैं जो है वो 28 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट की, सरकार के पास 128 रुपए गया। तो जो चाइना में 90,000 1,00,000 का चीज है, वो मुझे 2,30,000 रुपए की पड़ी। इतना ज्यादा डिफरेंस है। ये सब प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब मिला मिला के वो बहुत लंबा चौड़ा एक बिल इसका बन गया। तो ये मुझे बताओ, ये चीज इनोवेशन को मजबूर करेगा या इसको जो है मजबूत करेगा? इनोवेशन करने के लिए मैं प्रेरित होऊंगा? नहीं होगा। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित होऊंगा? नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। आज का अगर आप लोगों ने भरत झुनझुनवाला का एडिटोरियल पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा कि भारतीयों को इंपोर्ट इतनी आसानी से करने दे दिया जा रहा है कि वो फिर अपनी चीजों, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो दूसरे की आयाती चीजों पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप जो चीजें आपकी वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रही हैं, आप मुझे बताइए। पिछले साल में जो है वो सिंपल उस पर बैठ के वाईकॉम पे पढ़ाता था, वो भी एक विदेशी टेक्नोलॉजी थी। बहुत से टीचर जो है आपने देखा होगा कि वो सामने सिर्फ कैमरा रख के पढ़ा पाते हैं। अब मुझे इसको, मेरी क्लास का वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? मैं ज्यादा विजिबल दिखाई पड़ रहा हूं, मैं खड़े होकर पढ़ा सकता हूं, मैं जो चीजें चाहूं, वीडियोस, चित्र, जो भी मुझे दिखाना है मैं यहां दिखा सकता हूं। ये दिस इज वैल्यू एडिशन। बट दिस वैल्यू एडिशन, सरकार ने कहा ये वैल्यू एडिशन करोगे तो तुम्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, हमने ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स दिया। ज्यादा सरकार कह रही वो पुराने तरीके से पढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, हम ये कम टैक्स लेंगे। तो सरकार मुझे इनोवेशन करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने से रोक रही है, एक तरह से कर कहें तो।